गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन 3 शुरू करेंगे, आनुवंशिकी जेनेटिक्स। 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 1+3, 2+2। जेनेटिक्स किसको कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षण की आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। यानी कि मम्मी पापा से जो गुण, दादा दादी से, नाना नानी से, बुआ मौसी से जो गुण बच्चों में या सजीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं, ऐसे लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और इस आनुवंशिक लक्षणों का जिस विज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहा जाता है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग बैटसन ने 1905 में किया था। इसकी उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है। जीन वे क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले वे बिट्स या वह इकाई जो एक लक्षण को दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करती है, वो जीन कहलाती है। हेरिडिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन स्पेंसर ने किया था और जीन के कारण ही लक्षण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। हम देखते हैं कि हम मम्मी पापा से बिल्कुल मैच नहीं करते हैं, तो हमारे कुछ लक्षण जो होते हैं वो मम्मी पापा से विभिन्न आते हैं, अलग आते हैं। उसको क्रॉस विनिमय के कारण ऐसा होता है, जीन विनिमय जिसको कहते हैं, या क्रॉसिंग ओवर जिसको कहते हैं, जो कि हमने 9th में पढ़ा था। समसूत्री विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है और उससे लक्षण जो होते हैं वो मम्मी पापा से कुछ विभिन्न संतानों में संचरित होते हैं। मेंडलवाद, मेंडलिज्म, आनुवंशिकी पर सबसे ज्यादा रिसर्च या अध्ययन जो किया है उन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1822 से 1884 तक उनका काल रहा है। और आनुवंशिकी में इनके विशेष योगदान के कारण इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। मेंडल पादरी थे और अपने चर्च के पीछे ही बगीचे में रिसर्च करते थे। इन्होंने मटर पर अपना रिसर्च किया था। मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सटाइवम। इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो हमको इसको याद रखना है। मटर का वानस्पतिक नाम गार्डन पी है ना, जो अपना उद्यान मटर होता है उसका वानस्पतिक नाम पाइसम सटाइवम। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना। मटर के पौधे को क्यों चुना, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनता है कि मेंडल की सफलता के क्या कारण रहे हैं। तो मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण को वंशानुगत का अध्ययन किया, जैसे कि फूलों का रंग, फली का प्रकार, फली का रंग। सेकंड, मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। केवल मेंडल ने इसका जो रिजल्ट दिया था उसको गणितीय रूप से भी प्रूव किया था। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पादप का चुनाव सावधानी पूर्वक किया। मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया, वो इसलिए किया क्योंकि मटर के पौधों में जो विशेषताएं होती है, एक तो ये 1 वर्षीय होता है, यानी कि हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी प्राप्त करने में कम समय लगता है और हम तुरंत इसका जीवन काल जो होता है 3 से 4 महीने होता है, अतः हमें जल्दी से अगली पीढ़ी प्राप्त हो जाती है। द्विलिंगी पुष्प था, यानी कि नर और मादा जनन अंग जो थे वो एक ही पुष्प पर पाए जाते थे। इस कारण से स्वपरागण की घटना जो थी वो भी आसानी से हो सकती थी। तीसरा, विपुंसन द्वारा कृत्रिम पर परागण भी इसमें से आसानी से किया जा सकता था। 4th, मटर के पौधे के विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते। विपर्यासी लक्षण मतलब अलग अलग, एक ही लक्षण के अलग अलग रूप, जैसे कि पादप की ऊंचाई, तो लंबा पौधा भी होता है मटर का और बोना पौधा भी होता है। हम यहाँ पे एक इंडेक्स देख रहे हैं। इंडेक्स में मेंडल ने मटर के जिन विपर्यासी लक्षणों को चयन किया था, 7 जोड़ी लक्षण थे। उसमें आपका फर्स्ट है पादप की ऊंचाई, जो कि लंबा और बोना। पुष्प की स्थिति कक्षीय और अग्रस्त। परिपक्व कली की आकृति फूली हुई और संकीर्णित। अपरिपक्व कली की आकृति हरा पीला। पुष्प का रंग बैंगनी सफेद। बीज की आकृति गोलाकार झुर्रीदार। बीज का रंग पीला और हरा। इसमें आपको ऊपर दिख रहा है प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के बारे में अपन आगे जो डेफिनेशंस पढ़ेंगे उसमें आपको बताएंगे। मेंडल की जो रिसर्च थी, जब मेंडल की मृत्यु हो गई थी, फिर भी उनके रिसर्च के बारे में इतना ज़्यादा उनको प्रसिद्धि नहीं मिली थी, क्योंकि पहले टेक्निकल इतनी आविष्कार नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। मेंडल के मृत्यु के पश्चात 3 वैज्ञानिक, हुगो डी बीस, कॉल कॉरेंस और एरिक शेरमैक ने पृथक पृथक अलग अलग जगह अपनी कंट्री में रिसर्च किया और 1900 में मेंडल के नियमों की उन्होंने पुनर्खोज की।
उसके पश्चात मेंडल के नियमों को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और उनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला आफ्टर डेथ। आनुवंशिकी शब्दावली हम यहाँ पढ़ेंगे डेफिनेशंस के तौर पर। उसके पहले आपको एक डायग्राम दे रखा है कि 7 विपर्ययी लक्षणों का एक युग्म दे रखा है कि किस प्रकार से मेंडल ने इन लक्षणों को लिया था। डायग्रामेटिक रूप से जो अपन ने ऊपर इंडेक्स देखी थी उसको डायग्रामेटिक रूप से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। बीज की आकृति आपको एक में गोल दिख रही है, एक में आपको थोड़ा सा रिंकल्स दिख रहे हैं। बीज का रंग पीला हरा, पुष्प का रंग बैंगनी सफेद, परिपक्व फली की आकृति फूली हुई और संकीर्णित, हरा और पीला, कक्षी और अग्रस्त, और आपके पादप की ऊंचाई लंबा और बौनापन। शब्दावली में देखें हम तो पहला है आपका जीन। अभी अपन ने बात की थी, वह कारक जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। मेंडल द्वारा उपयोग में लिए गए कारक शब्द को जॉनसन ने जीन नाम दिया। इसको आप इंडिकेट करेंगे अंडरलाइन के द्वारा। सेकंड है आपका युग्म विकल्पी। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन को 2 विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं, जैसे कि पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले 2 जीन लंबे और बौने। यहाँ पे हम हमेशा प्रभावी लक्षण जो उसका होगा उसको कैपिटल से शो करेंगे और जो अप्रभावी लक्षण होगा उसको अपन स्मॉल लेटर से शो करेंगे। समयुग्म की, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन युग्म विकल्पी एक समान हो तो उसको अपन सब विकल्पी कहते हैं, जैसे कि लंबापन कैपिटल टी, बौनापन स्मॉल टी। विषम युग्मकी में जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो उसे विषम युग्मजी कहते हैं, जैसे कि स्मॉल टी और कैपिटल टी। लक्षण प्ररूप, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति, बाहर से देखने पर वो सजीव कैसा दिखाई देता है उसको लक्षण प्ररूप कहते हैं। जैसे कि 2 पौधे हैं, एक लंबा है और एक बौना है, तो हमको देखने पर पता चल जाएगा कि एक पौधा लंबा है यानी कि इसमें कैपिटल टी है, और एक पौधा छोटा है यानी कि इसमें स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों हो सकते हैं। जीन प्ररूप, किसी सजीव की आनुवंशिक रचना को जीन प्ररूप कहते हैं, यानी कि इंटरनल किस प्रकार से पौधा है, उसमें कौन सा गुण प्रभावी है कौन सा अप्रभावी है, वो आपका जीन प्ररूप कहलाता है। प्रभावी लक्षण, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने को दिखाई देते हैं। F1 पीढ़ी किसको कहते हैं? किसी भी पौधे को आपने बीज को उगाया, उससे जो पौधा बना, उन बीजों को लेकर अगर अपन अगली पीढ़ी प्राप्त करते हैं तो वो आपकी F1 पीढ़ी कहलाती है। F1 पीढ़ी से अगर अपन बीज को उगाकर दूसरी पीढ़ी प्राप्त करते हैं तो वो आपकी F2 पीढ़ी कहलाती है। इस प्रकार से आगे पीढ़ी चलती रहती है। अप्रभावी लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। इसको अपन डायग्रामेटिकली देखेंगे। एक संकर संकरण, जिसमें केवल एक लक्षण को लेकर संकरण का अध्ययन किया जाता है या वंशागति का अध्ययन करते हैं, उसको एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे कि पौधे का एक लक्षण लिया हमने लंबाई, तो 2 प्रकार से लंबा और बौनापन। रंग लेंगे तो पीला और हरा। द्विसंकर संकरण, जिसमें 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि पौधे की लंबाई और बीज का रंग। द्विसंकर संकरण, जिसमें 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं, जैसे कि बीज का रंग, फली का प्रकार, पौधे की लंबाई। बहुसंकर संकरण, जिसमें बहुत सारे लक्षणों को लेकर उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसको बहुसंकर संकरण कहा जाता है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।